नमस्कार। इस वीडियो में काठ की हांडी कविता की व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं। कवि हुए त्रिलोचन। काठ की हांडी। कवि त्रिलोचन। त्रिलोचन का जीवन काल 1917 से 2007 रहा है और इनका जन्म सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश। काठ की हांडी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हम किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, दोबारा या बार बार नहीं। जिस तरह से काठ की हांडी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम एक बार उपयोग में ला सकते हैं, दोबारा या बार बार उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार काठ की हांडी का मतलब हम किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार या दोबारा नहीं बना सकते। और क्या संभव है कि हम उसे एक बार भी बेवकूफ़ बना दें? हो सकता है बातचीत में ही वो समझ जाए कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो मूर्ख बना रहा है, तो वो सतर्क हो जाए और धीरे से खिसक ले। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो मूर्ख बन ही जाएगा। और जिस तरह से काठ की हांडी का प्रयोग हम पूरी तरह से हो सकता है ना भी कर पाएँ, एक ही बार में वो चढ़ाए और पूरा खाना बना भी नहीं और बीच में ही वो जल के भस्म हो गया और उसके साथ खाना भी चला गया, ऐसा भी हो सकता है। खैर, काठ की हांडी का मतलब तो यही होता है कि हम किसी को एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मूर्ख बना सकते हैं। उसके बाद वो सतर्क हो जाएगा, सजग हो जाएगा, सचेत हो जाएगा और फिर मूर्ख बनने को तैयार रहेगा नहीं। हम दोबारा या बार बार उसे मूर्ख बना नहीं सकते। छोटी कविता है, अर्थ गहरे हैं। कविता पढ़ता हूँ, फिर व्याख्या पर चलेंगे। चढ़ती नहीं दोबारा कभी काठ की हांडी, एक बार में उसका सब कुछ हो जाता है। चमक बढ़ाती और कड़ा रखती है मांडी। मांडी नहीं, मांडी है। चमक बढ़ाती और कड़ा रखती है मांडी, कपड़े में जब पानी उसको धो जाता है तब असलियत दिखलाई देती है। अधिया की खेती और पुआर की अगिन आँखों को ही भरमाती हैं। धोखाधड़ी और अनर्थ क्रिया की होती हैं 50 परतें। मैं इसका मोही कभी नहीं रहा, कभी नहीं था। यहाँ आदमी हरदम नंगा दिखलाई देता है। चोरी सीनाजोरी साथ साथ मिलती है। निष्कलंकता गंगा उठा उठा कर दिखलाती जिह्वा झकझोरी। आस्था जीवन में विश्वास बढ़ाता है, जो वही बटाई में जाता है खंड खंड हो। तो ये है काठ की हांडी कविता त्रिलोचन की। अब इसकी व्याख्या पर बात करूं तो कवि कह रहे हैं, चढ़ती नहीं दोबारा कभी काठ की हांडी, एक बार में उसका सब कुछ हो जाता है। काठ की हांडी दोबारा कभी नहीं चढ़ती चूल्हे पर, एक बार में ही उसका सब कुछ हो जाता है, ख़त्म। बस एक बार प्रयोग में, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते उसका। ठीक उसी प्रकार कवि का भाव है कि हम किसी को एक बार ठग सकते हैं, एक बार तो आराम से ठग लेंगे, लेकिन दोबारा चाहे ठगने की तो मुश्किल है, वो सजग और सतर्क हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम काठ की हांडी को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा नहीं, उसी प्रकार हम उसे ठगने के लिए एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा नहीं, सजग और सतर्क हो जाएगा। चमक बढ़ाती और कड़ा रखती है मांडी, कपड़े में जब पानी उसको धो जाता है तब असलियत दिखलाई देती है। कवि कह रहे हैं, चमक बढ़ाती और कड़ा रखती है मांडी। मांडी होता है भात का पसा हुआ पानी, जिसमें कपड़ा को भिगोया जाता है कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए और इसे खरखरपन करने के लिए। इससे क्या होता है, कपड़े की चमक बढ़ जाती है और कपड़े में थोड़ा खरखरपन आ जाता है, तो लगता है कि कपड़ा बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का है।
लेकिन जैसे ही हम उसको एक बार पहनते हैं और फिर साफ़ करने के लिए पानी में डालते हैं तो उस पानी में ही उसका सारा खरखरपन और सारा जो माड़ी का लेप चढ़ा हुआ था उस पर, उस पानी में घुल कर निकल जाता है और इससे उसकी असलियत सामने आ जाती है। जो पहले की अवस्था में वो होता है मलिन हो जाता है, चमक उसका गायब हो जाता है, खरखरपन भी उतर जाता है और जो पहले वास्तविक स्थिति में थी उसी स्थिति में वो फिर से हाजिर। चमक बढ़ाती है और कड़ा रखती है मांडी। कपड़े में जब पानी उसको धो जाता है तब असलियत दिखलाई देती है, तब वो असली चेहरा में फिर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार कवि का भाव है कि जो लोग समाज में अकड़ दिखाते हैं, खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और बतलाते हैं, दिखाने की प्रयास करते हैं, कोशिश में जुटे रहते हैं अपने को श्रेष्ठ बताने की, प्रदर्शित करने के, दिखाने की, उनकी खोट, उनकी टुच्चेपन जैसे ही थोड़ा सा लीक होता है, जैसे ही पता चल जाता है, उनका सच्चरित्र जैसे ही लोगों के सामने आ जाता है तो लोग उसकी असलियत रूप को देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर बताऊं तो आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बापू लोग अपने को श्रेष्ठ, समाज में श्रेष्ठ मानते हैं और श्रेष्ठ दिखाते भी हैं और दिखाए भी, लेकिन जब उनकी असलियत का राज खुल गया तो उनकी सारी अकड़ और सारी चमक धूमिल गायब हो गया, अभी जेल में है। तो कवि का तात्पर्य कुछ इसी भाव का है कि जो लोग समाज में अकड़ दिखाते हैं, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, उनकी असलियत जैसे ही लोगों के सामने खुलकर आ जाती है तो बस सारी अकड़, सारी चमक उनका गायब, ख़त्म। जिस तरह से झूठा चमक कपड़े में दिख रहा था और झूठा खरखर दिख रहा था, वो पानी में घुलते ही समाप्त, असलियत रूप में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार अधिया की खेती और पुआर की अगिन आँखों को ही भरमाती है। अधिया की खेती क्या होता है? अधिया की खेती होती है साझेदारी वाली खेती, बटाई वाली खेती, जो कई लोग साझा में मिलकर खेती करते हैं और उसका जो अनाज इकट्ठा होता है बहुत अधिक होता है, लेकिन जब सबके हिस्से में बंट जाता है तो कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पुआर की अगिन, पुआर क्या होता है? पुआर होता है धान की पराली। उसको हम जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल करते हैं, जानवर खाते हैं। तो उस पराली में गलती से आग लग जाए, माचा बनाकर लोग रखते हैं उस पराली को, उस पुआर को, उसमें गलती से आग लग जाए तो बड़ा विकराल रूप होता है उसका, बहुत ज़ोर से धधकता है। धधकता है तो लगता है बाप रे, तो विकराल रूप है, लेकिन उसकी धधक, वो जितना ज़ोर से धधकता है उतना ही जल्दी समाप्त भी हो जाता है, टिकने वाला नहीं रहता है, उसमें टिकाऊ नहीं है, टिकाऊपन नहीं है। जितना ज़ोर धधकता है उतना ही जल्दी समाप्त होता है, उतना ही जल्दी बुझ भी जाता है। तो कवि कह रहे हैं अधिया की खेती और पुआर की अग्नि आँखों को ही भरमाती है। ये दोनों आँखों को भ्रम में डालने वाली हैं कि बहुत है, विकराल रूप है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं। जितना जल्दी धधकता है उतना ही जल्दी समाप्त होता है। ठीक उसी तरह जो हिस्सेदारी वाली खेती होती है, दिखता बहुत है लेकिन हिस्से में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, खंडित हो जाता है, छोटा छोटा भाग में बंट जाता है। धोखाधड़ी और अनर्थ क्रिया की होती है 50 परतें। धोखाधड़ी, किसी से छल, और उस छल को छिपाने के लिए किसी के साथ दुर्व्यवहार, और उस दुर्व्यवहार को छिपाने के लिए 50 तरह के झूठ और बोलना, 50 तरह का जाल और षड्यंत्र और रचना, उसको दबाने के लिए, उसे छिपाने के लिए। तो कवि कह रहे हैं धोखाधड़ी और अनर्थ क्रिया की होती है 50 परतें। 50 तरह से लोग उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं, छिपती नहीं, एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है।
मैं इसका मुँही कभी नहीं था। कभी कह रहे हैं मैं इसका मुँही कभी नहीं था, ना इस तरह की धोखाधड़ी में कभी किसी के पास फंसा हूँ और ना ही किसी को फंसाया हूँ, मैं इसका मुँही कभी नहीं था। यहाँ आदमी हरदम नंगा दिखलाई देता है, चोरी सीनाजोरी साथ साथ चलता है। यहाँ आदमी हरदम नंगा दिखलाई देता है, चोरी सीनाजोरी साथ साथ मिलती है। लोग यहाँ के चोरी भी करते और सीनाजोरी भी करते हैं। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली स्थिति में रहते हैं। चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे, गलती भी करेंगे और उस गलती का एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे और उदंडता से बोलेंगे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपना गलती स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो अगर गलती स्वीकार किए होते तो शायद अभी जो लोग जेल में हैं बापू लोग, तो हो सकता था उनके साथ जितने लोग थे, या फिर कानून तो सबके लिए बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कम से कम जो श्रद्धा थी वो तो उस तरह से हटती नहीं, मिटती नहीं, कम से कम वो बरकरार रहता, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तो इंसान को प्रकृति ने बनाया है, उसे किसी विशेष काम के लिए बनाया है। तो अगर उस विशेष काम से वो अलग करना चाहते हैं और अलग किए भी, लेकिन फिर उस चंगुल में फंसी गए, तो मान लेते गलती कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो एक बात थी। अब ना मानना, अड़ जाना दूसरी बात हो गई। कभी वही बात कह रहे हैं, चोरी सीनाजोरी साथ साथ मिलती है। निष्कलंकता गंगा उठा उठा कर दिखलाती जिह्वा झकझोरी। निष्कलंक जिसको हम मानते हैं, जिस गंगा को हम पवित्र मानते हैं, उस गंगा की जिह्वा झकझोरी में वो भी जब अपनी उफान पे होती है तो अपने साथ कई जीव जंतु वनस्पति को समेट लेती है, यहाँ तक मनुष्य भी पड़ता है उस चपेट में तो उसे भी मार डालती है, निगल जाती है। हमारी आस्था है, आस्था जीवन में विश्वास बढ़ाता है, जो वही बटाई में जाता है खंड खंड हो। हमारी आस्था है गंगा पवित्र नदी है, गंगा ऐसा नहीं करेगी, गंगा किसी को नहीं मारेगी, लेकिन वो जब अपनी उफान पे होती है तो वो भी किसी को बख्शती नहीं, वो भी मार देती है अन्य नदियों की तरह। लेकिन हमारी आस्था है, इसलिए हम उसे पवित्र नदी मानते हैं और उसे श्रेष्ठ मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारी आस्था है। लेकिन वह पवित्र नदी भी अन्य नदियों की तरह ही है। जैसे ये लोग जो जेल गए अन्य लोगों की तरह ही थे, लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार नहीं किए। गंगा भी ठीक इसी प्रकार है, अन्य नदियों की तरह है। अन्य नदियाँ निगल जाती हैं अपनी बाढ़ में, बाढ़ की चपेट में, धारा की लहरों में, ठीक इसी प्रकार गंगा भी निगल जाती है। लेकिन हम इसे पवित्र मानते हैं, और जब तक हम ये मानते हैं तब तक हम इसके प्रति आस्थावान हैं, आस्था है हमारी। लेकिन जैसे ही इसको दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं, इसकी प्रासंगिकता और इसकी अप्रासंगिकता, तो जैसे ही बट जाता है दो हिस्सों में, वही बटाई में जाता है खंड खंड हो। तो फिर एक तरफ हमें दिख जाता है कि ये भी तो अन्य नदियों की तरह है, और दूसरी ओर कि ये पवित्र है। तो वो जो आस्था जीवन में विश्वास बढ़ाता है, जो वही बटाई में जाता है खंड खंड हो। जब बांट के देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो वो आस्था खंडित हो जाती है। तो ये थी कविता काठ की हांडी। कवि ने जो भाव संप्रेषित किया है इस कविता के माध्यम से, आशा करता हूँ आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। मूल रूप से
कविता का भाव है कि हम किसी को एक बार ठग सकते हैं, दोबारा नहीं, या बार बार नहीं। तो ठीक है, फिर मिलूँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ, फिर कोई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।